So hi everyone, welcome to Free Study. So this is the next video we will do from October to 910 pages, and these are the pages from Insights IAS PDF. I'm not using the PDF, but I have made the current notes and short handwritten notes from there so that there will be no copyright issues. सो लेट्स स्टार्ट. हमने पेज नंबर 90 तक कर लिया है. आज हम पेज नंबर 90 टू 110 करेंगे. अगर आप चैनल पर न्यू हो तो आप एक बार ज़रूर इसे मैच करके देख ले पीडीएफ से. तो मैंने सभी डाटा जो है वो कंप्लीट लिया है. आई हैव नॉट मिस्ड एनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. सो इम्पॉर्टेंट रहेंगी ये आपके लिए मैगजीन्स जो हैं वो कवर करनी, बिकॉज मैंने कोशिश की है कि नोट्स भी इजी फॉर्म में बने एंड हैंड रिटन फॉर्म में तो बनाए ही हैं, साथ में एक्सप्लेनेशन भी इजी है. तो अगर आपको दिक्कत आती है पढ़ने में, समझने में करंट अफेयर्स मैगजीन्स को, तो आप ये वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर देखें. नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें एंड वीडियोस को शेयर भी करें. तो स्टार्ट करते हैं. पेज नंबर 90 से आप देख लीजिएगा. अभी आप इससे देखिए. तो व्हाट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं एक्चुअली, ये न्यूज़ में क्यों है, एंड हमने इसको लास्ट मंथ भी पढ़ा था. तो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको खरीदेंगे एंड बेचेंगे. बेसिकली ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कमर्शियल बैंक के बीच में डीलिंग होती है, बिकॉज आरबीआई नेवर डील्स विद द पब्लिक डायरेक्टली. तो पब्लिक के साथ कभी डायरेक्टली डीलिंग होती नहीं. आरबीआई एंड बैंक की आपस में डीलिंग होती है. तो जो आरबीआई है वो बैंक को सिक्योरिटी सेल एंड परचेज करता है. तो मान लीजिए अगर वो आरबीआई बैंक को सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल कर रहा है, तो उससे क्या होगा, जो बैंक है उसके पास से जो पैसे होंगे वो आरबीआई के पास चले जाएंगे. सो देयर विल बी शॉर्ट लिक्विडिटी. तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. लिक्विडिटी मीन्स अगर आसान भाषा में समझें तो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी. तो उनके पास अवेलेबिलिटी जो है मनी की वो कम हो जाएगी. लिक्विडिटी मीन्स कि आप कितनी जल्दी, अगर मान लीजिए आपके पास पैसे होंगे तो आप वो चीज़ खरीद सकते हैं. इट मीन्स लिक्विडिटी है. तो अगर आरबीआई सेल करेगी सिक्योरिटीज़ तो बैंक उसे खरीदेगा एंड उनके पास लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. सिमिलरली अगर आरबीआई बैंक से सिक्योरिटीज़ को क्या कर ले, परचेज कर ले. जस्ट अ मिनट. अगर मान लीजिए वो परचेज कर लेते हैं, तो परचेज करेंगे तो आरबीआई उन्हें पैसे देगा, तो बैंक के पास पैसे आ जाएंगे. सो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो दिस इज द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसके थ्रू जो बैंक होता है वो रेगुलेट करता है मनी को एंड सप्लाई ऑफ मनी को इन द मार्केट या इन द बैंकिंग सिस्टम. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कुछ हद तक सेफ़ रहती हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने इशू की हैं, तो उन पर उनको इसलिए हम गिल्ट फ्री एजेड सिक्योरिटीज़ भी कहते हैं. तो वो भी अभी हम पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो 20,000 करोड़ की जो सिक्योरिटीज़ हैं वो क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे. अगेन मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो परचेज़ करेंगे तो किससे परचेज़ कर रहे हैं, बैंक से परचेज़ कर रहे हैं. तो अगर वो परचेज़ करेंगे तो उनके पास जो बैंक्स हैं, इफ़ आरबीआई इज़ परचेजिंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स, तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा आएगा. पैसा आएगा तो लिक्विडिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो तो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो खरीदेंगे सिक्योरिटीज़ को एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंडर कौन सी सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है. मीन्स कोई भी सिक्योरिटी मीन्स कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया हो, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी हो सकती है. नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं तो इट मीन्स गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस होगी. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बॉन्ड्स वगैरह भी होते हैं, डिवेंचर्स भी हो सकते हैं. तो अगर बॉन्ड्स इशू किए गए हैं या कोई भी इशू किया हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, जैसे आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, डेटेड सिक्योरिटीज़ इशू करती है. वहीं जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो सिर्फ बॉन्ड्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज़ ही इशूज़ कर सकती है, जिन्हें स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी कहा जाता है. नाउ ये रिस्क फ्री होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ थोड़ी बहुत ट्रस्ट फैक्टर है. एंड जो एफ पी आईज हैं, दैट इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो भी अलाउड होती है कि जो दूसरे कंट्री के पर्सन है बेसिकली वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीद या बेच सकते हैं. नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वॉलेटाइल क्यों होती हैं, वॉलेटाइल इसलिए हैं क्योंकि वॉलेटाइल मीन्स कि कभी प्राइस अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है. तो उसके रीजंस है. रीजंस क्या हैं, डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड अगर किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, एंड अगर किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उस चीज़ की प्राइस क्या होती है, घट जाती है. तो ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा.
देन इंटरेस्ट रेट्स अगर चेंज होते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। एंड देन दूसरी मार्केट्स में क्या चल रहा है, जैसे मनी में, फॉरेन एक्सचेंज में, क्रेडिट या कैपिटल मार्केट्स में, तो इससे भी असर पड़ता है। देन आरबीआई क्या एक्शंस ले रही है, एंड यूएस ट्रेजरीज जैसे कि बॉन्ड मार्केट्स हो गई, इंटरेस्ट बॉन्ड मार्केट्स हो गई, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स हो गई जैसे कि यूएस ट्रेजरीज, तो वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट है, तो उसका फ़र्क अपने इंडिया की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर भी पड़ता है। तो इस सब की वजह से जो प्राइजेस है वो बार बार क्या होते रहते हैं, फ्लक्चुएट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज गवर्नमेंट बोरोइंग। तो गवर्नमेंट बोरोइंग क्या होती है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने डिसाइड किया है या डिसीजन लिया है कि गवर्नमेंट जो है वो 4.34 लाख करोड़ रुपए खरीदेगी इन द सेकेंड हाफ ऑफ करंट फिजिकल, मीन्स जो 2020 टू 2021 में जो सेकेंड हाफ आएगा, ताकि उनका जो खर्चा है उसको पूरा किया जा सके। एंड कोविड की वजह से इकोनॉमी पर भी असर पड़ा है। ये थोड़ा पेज ब्लर हो गया, सो सॉरी फॉर दैट। नाउ गवर्नमेंट विल स्टिक टू द रिवाइज्ड बोरिंग टारगेट फॉर द करंट फिजिकल, क्योंकि देखिए 2021 में डिसाइड किया था कितना कि 7.8 लाख करोड़ हम मतलब बजट में अलॉट किया गया था, लेकिन मई में इसे बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दिया, क्योंकि मार्च में आपको पता होगा लॉकडाउन घोषित कर दिया था। एंड जब कोरोना की वजह से, तो इसकी वजह से मई में जो अमाउंट थी वो चेंज कर दी गई। देन फिस्कल डेफिसिट टारगेट क्या होता है, तो बजट के अंदर फिस्कल डेफिसिट जो था वो 3.5% एस्टिमेट किया गया था। फिस्कल डेफिसिट मीन्स जब खर्चा ज़्यादा हो जाए एंड कमाई कम हो, लेकिन लास्ट ईयर ही अब ये 3.8% था जीडीपी के। बजट में एस्टिमेट किया था कि 3.5 होगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल जो बोरिंग्स हैं, फिस्कल जो बोरिंग्स हैं उसके अंदर एस्केप क्लोज को यूज़ करना चाहती है। एस्केप क्लोज क्या होता है, एस्केप मीन्स बचना। बचेंगे कैसे, तो गवर्नमेंट जो है अगर मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट कि भाई हम जो है फिस्कल डेफिसिट कहा था कि लास्ट ईयर 3.8 था, अब 3.5 करना चाहते हैं, मीन्स कम करना चाहते हैं। इट मीन्स गुड, फिस्कल डेफिसिट अगर कम होता है सो दिस इज अ गुड साइन कि खर्चे कम कमाई ज़्यादा। तो अगर गवर्नमेंट अब इसके अंदर एस्केप क्लोज यूज़ कर रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर हम ये अचीव नहीं भी कर पाते, मीन्स हमने जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट रखा था अगर हम उसको ब्रीच कर देते हैं, तोड़ देते हैं बाय 0.5%, तो ये स्ट्रेस की वजह से है, क्योंकि कंट्री के अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आया है, कोरोना आया है, दैट्स वाई। तो जब बोरोइंग्स जो हों वो ज़्यादा हो जाए एंड कैपिटल रिसिप्ट्स जो हों वो कम हो जाए, तो जितना भी एक्स्ट्रा बोरिंग्स होती हैं तो वो गवर्नमेंट यूज़ करती है। एंड अभी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी, स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करेगी। क्या इससे गवर्नमेंट के फाइनेंसिस पर फर्क पड़ेगा, तो अगर गवर्नमेंट की बोरिंग बढ़ेगी, अगर सरकार के पास ज़्यादा पैसा होगा तो जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगी एंड फिजिकल डेफिसिट भी बढ़ेगा, क्योंकि बोरोइंग्स ज़्यादा हो रही हैं, खर्चे ज़्यादा होंगे, तो हो सकता है फिजिकल डेफिसिट भी इंक्रीज हो। एंड धीरे धीरे क्या होगा, डेप्ट टू जीडीपी रेशो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। डेप्ट टू जीडीपी रेशो मीन्स डेप्ट ऊपर है एंड जीडीपी नीचे है। तो अगर सिर्फ बोरोइंग्स ही बढ़ेंगी तो डेप्ट ही बढ़ रहा है, तो डेप्ट के बढ़ने से डेप्ट टू जीडीपी रेशो क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मैंडेटरी पैकेजिंग इन जूट मटेरियल्स। तो अब ये कहा गया है कि जो भी जूट से रिलेटेड मटेरियल्स बनाए जाएंगे उसमें 100% फूड ग्रेन्स और 20% शुगर मैंडेटरली पैक्ड होगी इन डाइवर्सिफाइड जूट बैग्स। ठीक है, तो ये मैंडेट कर दिया गया है कि जूट से बनाई हुई अगर कोई भी चीज़ बनती है, जूट मटेरियल से बनाई हुई बनती है, तो 100% फूड ग्रेन्स के लिए एंड 20% जो शुगर होगी वो जूट बैग्स के अंदर ही पैक्ड होगी। ठीक है, एंड दिस इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मीन्स यू हैव टू फॉलो इट। तो ये ध्यान रखिएगा कि फूड ग्रेन्स 100% है, शुगर के जो भी जो चीनी होती है वो 20%। इसका फ़ायदा ये होगा कि काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि जूट सेक्टर पे डिपेंड है। 3.7 लाख वर्कर्स एंड फार्म फैमिलीज़ हैं, खास करके ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। एंड आपको पता होना चाहिए कि जो जूट थी वो ज़्यादातर जो भी बांग्लादेश है उसके अंदर ज़्यादा ग्रो होती थी, बट आफ्टर पार्टीशन वो बांग्लादेश को चली गई, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो जूट की प्रोडक्शन है वो भी कम हुई। बैकग्राउंड देखें तो एक जूट पैकेजिंग मटेरियल कंपलसरी यूज इन पैकेजिंग कमोडिटीज एक्ट 1987 है, जो ये कहता है कि जूट को कंपलसरी यूज़ करो। ठीक है, क्योंकि जूट एक गोल्डन फाइबर भी है एंड जहाँ पर ह्यूमिडिटी 60 to 90% हुई है वहाँ ग्रो हो जाता है। रेन फेड क्रॉप है, मीन्स बारिश आएगी तो ये ग्रो करेगी। एंड इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ रॉ जूट। रॉ जूट मीन्स कि अभी उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है उस जूट को।
कल्टीवेशन जो है वो सिर्फ ईस्टर्न पार्ट में ही होती है, बाकी किसी पार्ट में नहीं होती। पहली जूट मिल 1855 में बनाई थी मिस्टर जॉर्ज एक्लैंड ने रिश्रा बंगाल के अंदर। 1959 में, ये आप 10th में भी पढ़ सकते हैं, 10th क्लास में, 11th क्लास में भी जो चैप्टर्स हैं ज्योग्राफी के उसमें मेंशन है। 1959 में पहला पावर ड्राइव इन वेविंग फैक्ट्री भी सेटअप की गई थी। देन देखिए डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, तो फेज सेकंड एंड फेज थर्ड इसका अभी आया है। डैम को रिहैबिलिट करना एंड उसको इम्प्रूव करना। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कौन? वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड करेगा। अब ये जो डैम का जो इम्प्रूवमेंट या जो रिहैबिलिटेशन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे 10 ईयर्स के लिए एंड 2 फेजेस होंगे 6 साल के, जिसमें से जो 2 साल हैं जैसे दैट इज 2021 टू 2031 इसमें से 2 ईयर्स क्या होंगे? ओवरलैप हो जाएंगे। तो 2 ईयर्स को काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि 10 ईयर्स का है ना, तो 6 साल के ईच 2 फेजेस तो 12 साल बनते हैं, लेकिन 2 ईयर्स जो होंगे वो क्या करेंगे? लैप कर जाएंगे, ओवरलैप होंगे। नाउ इसकी ज़रूरत क्यों है? तो क्योंकि अगर हमारे पास डैम्स अच्छे होंगे तो डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल सेटअप मजबूत होगा, सेफ्टी एंड जो परफॉर्मेंस है डैम्स की वो अच्छी होगी। हम दूसरे जो इंसिडेंटल मीन्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड इंडिया जो है वो चाइना एंड यूएस के बाद 3rd नंबर पे है। हमारे पास 5334 लार्ज डैम्स हैं, 411 अंडर कंस्ट्रक्शन है जिनके पास 300 मिलियन क्यूबिक वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है। देन एक प्रोग्राम और है दैट इज ड्रिप, यही है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ये 2012 में लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? सेंट्रल वाटर कमीशन एंड वर्ल्ड बैंक ने। फेज 1 में, ये फेज 1 की बात चल रही है, 2 to 3 डैम्स बनाए गए थे 7 स्टेट्स के अंदर, तो लर्न करना है ये आपको। देन एक है आपका धर्मा इज डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग, जो कि देखता है कि डैम्स जो हैं वो ठीक भी हैं या नहीं, या उन्हें कुछ और करेक्शन की ज़रूरत है एंड ऑल। इसे 18 स्टेट्स यूज़ करती हैं। एक शेशीज दैट इज़ अ सिस्मिक हैजार्ड एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी डेवलप किया गया था ताकि जो डैम्स की हेल्थ है उसको चेक किया जा सके। सो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नोबेल पीस प्राइज फॉर यूएन्स वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला है क्योंकि हंगर को कॉम्बैट करना है, ठीक है, एंड वर्ल्ड के अंदर क्योंकि कंडीशंस बहुत बेकार हैं, खास करके वो एरियाज जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहती है, तनातनी बनी रहती है, तो उन एरियाज़ के अंदर काफ़ी लोग हैं जो कि हंगर की वजह से डेथ हो जाती है, तो उस चीज़ को क्या करना है? कवर करना है। सो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, आगे वो देखेंगे किसको मिला है, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। आगे हम काफ़ी सारे नोबेल पीस प्राइजेस देखने वाले हैं। नाउ ये जो यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इन्होंने क्या किया है, 88 कंट्रीज़ के अंदर 97 मिलियन लोगों की हेल्प की है। मेडिकल कार्गोज दिए हैं अराउंड 120 कंट्रीज़ को, ताकि वो कोविड-19 से बाहर निकल सके। पैसेंजर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। ह्यूमैनिटेरियन एंड जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको वो प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, तो हेल्थ वर्कर्स प्रोवाइड किए हैं। एंड जहाँ पे कमर्शियल फ़्लाइट्स नहीं जा सकती थी तो वहाँ पर पैसेंजर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, किनको? वर्कर्स को। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई वर्कर है एंड वो काम कर रहा है एंड फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, एंड खासकर वर्कर्स जो होते हैं वो काफ़ी ऐसे हैं जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो उनको पैसेंजर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। किसने? यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं, 9 में से 1 पीपल, मतलब हर 9 में से 1 जना जो है उसके पास इतना इनफ नहीं है कि वो खा सके। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 265 मिलियन पीपल हर साल उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू स्टार्विंग। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो यूनाइटेड नेशन की ब्रांच है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंगर एंड फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करती है। 1961 में बनी थी। ये लोग वर्ल्ड हंगर मैप भी बनाते हैं एंड अलीबाबा क्लाउड जो है वो भी काम करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, ताकि वो वर्ल्ड हंगर मैप्स को और अच्छे से बना सके। एंड हंगर को वर्ल्ड हंगर मिशन भी है जिसके अकॉर्डिंग हंगर को एंड करना है, ख़त्म करना है बाय 2030, ताकि एफिशिएंसी बढ़े, क्योंकि अगर हंगर नहीं होगा तो कंट्री के लोग भी अच्छे होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग इसलिए बनाया गया, ये अक्टूबर के अंदर दीपावली थी, तो जो काव डंग होता है एंड जो पंचगव्य जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूज़ करने थे, ताकि 11 करोड़ फैमिली
उनको हेल्प मिल सके। एंड अगर हम ऐसे 33 करोड़ दिया जो थे वो मिट्टी के जलाते, तो फिर मीन्स चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, चाइनीज़ दियाज ना यूज़ करके अगर हम मिट्टी के या काऊ डंग के जो बने हुए दिए होते हैं अगर उन्हें यूज़ करेंगे तो 11 करोड़ फैमिलीज़ को हेल्प मिलेगी। तो इससे उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, जो काऊ बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स या फिर फार्मर्स हैं। एंड चाइनीज़ दियाज का ये बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है। एक है आपका राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, जो कि 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये हाई पावर्ड परमानेंट एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हेल्प करती है कि किस तरीके से जो ब्रीड्स ऑफ काऊ हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनको डेवलप किया जा सकता है, उनका जेनेटिक अपग्रेडेशन किया जा सकता है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर। एंड ये फंक्शन मीन्स इंपॉर्टेंट काम करते हैं एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन। ऑर्गेनिक मेन्योर्स के यूज़ को बढ़ाना है, जो अभी लॉज बने हुए हैं उनको रिव्यू करना है ताकि लाइफ बेटर हो सके। टेक्निकल इनपुट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना है कि किस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई जा सकती हैं। नाउ कब और किन सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट्स लगा सकता है? तो ऑनियन के रिटेल प्राइजेस जो हैं वो कुछ सिटीज़ के अंदर ₹100 पर केजी तक हो गए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2020 को लगा दिया एंड कहा कि जो ऑनियन स्टॉक लिमिट है वो अब बस 25 मिलियन टन करेंगे होलसेलर्स एंड 2 मिलियन टन करेंगे रिटेलर्स। कब तक? दिसंबर 31 तक। इसेंशियल कमोडिटीज़ लॉ इसीलिए बनाया गया है ताकि ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो सकती हैं एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में जब उनकी कीमत बढ़ जाती है तो उसको रेगुलेट किया जा सके। इस लॉ के प्रोविज़न में कोई भी एक्शन जो होगा वो तभी लिया जाता है अगर प्राइस राइज होता है। ऑर्डर तभी लिया जाएगा अगर मान लीजिए कोई हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, अगर उसके अंदर 100% प्राइस राइज हो जाता है। अगर कोई नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ है उसका प्राइस 50% तक बढ़ जाए। सो इन मीडिएटिंग, ताकि ये टाइम ईयर दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए जो पिछले 5 साल का जो एवरेज रिटेल प्राइस है या फिर जो अभी जब प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है उसके जो पहला 1 साल है उसमें जो भी प्राइस लेस होता है तो उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर इशू किया जाता है या उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है। देन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन क्या होती है? जब मान लीजिए युद्ध हो जाए, फेमाइन हो जाए या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हो जाए किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से। एग्जाम्पशंस क्या हैं? उन प्रोसेसर्स को या वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को एग्जाम्पशंस भी मिलती हैं अगर कोई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड हो तो। देन देखिए कैसे, और जो गवर्नमेंट है वो स्टॉक लिमिट्स को, तो ये टॉपिक आई थिंक रिपीट हो गया ये पेज, तो इसको हम छोड़ देते हैं। देन देखिए व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट फंड। तो रूरल डेवलपमेंट फंड जो है वो पंजाब को दिया गया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने दिया। रूरल डेवलपमेंट फंड के अकॉर्डिंग 3% सेस लगाया जाता है कि अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कुछ भी खरीदते या बेचते हैं, रूरल डेवलपमेंट फंड एक्ट 1987 के अकॉर्डिंग, जिसे एग्जीक्यूट करेगा पंजाब आरडीएफ बोर्ड विद चीफ मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन। तो 3% सेस लगाया जाता है। देन देखिए जो फंड्स होते हैं वो इसीलिए यूज़ करने हैं ताकि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन एंड उनको क्रिएट किया जा सके। एक ड्राफ्ट मॉडल एक्ट भी है ऑन लैंड टाइटल्स जिसे रिलीज़ किया है नीति आयोग ने, ताकि जो लिटिगेशंस हैं वो कम हो सके एंड जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है वो क्या हो सके, बढ़ सके। क्योंकि जो ये लैंड, जैसे मान लीजिए अगर सरकार किसी का लैंड खरीदती है तो ये बहुत प्रॉब्लम आती है कि लैंड एक्चुअली में है किसका, तो लैंड एक्विजिशन टाइटल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो लैंड एक्विजिशन टाइटल्स है इसका जो मॉडल एक्ट है वो लाया गया है, नीति आयोग लेके आया है, ताकि जो लिटिगेशंस है, जो कानूनी प्रक्रिया हैं वो कम की जा सके एंड जो लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है वो आसान की जा सके। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इनको इस्टेब्लिश कर सकती है, एडमिनिस्टर कर सकती है ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि इमूवेबल हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड मूव तो नहीं कर सकता ना। जो लैंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑफिसर या जो लैंड टाइटल अपीलेट ट्रिब्यूनल होते हैं वो एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम करते हैं एंड एक मीन्स सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं कि अभी काम ज़्यादा है तो आप हेल्प कीजिए, एंड जैसे काम कम हो जाता है तो फिर ये क्या हो जाते हैं, जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं इनका काम खत्म, तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं ये भी फेड अवे हो जाती हैं, मीन्स बंद हो जाती है। 3 साल के नोटिफिकेशन के बाद जो रजिस्टर होगा टाइटल का
अटेन्स कंक्लूसिविटी विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्शन। तो इसीलिए है ताकि लिटिगेंसी को कम किया जा सके। कंक्लूसिव लैंड टाइटल्स को गारंटीड करेंगे, कौन? स्टेट गारंटी करेगा, ताकि किसी का ऐसे ना हो भाई किसी की ज़मीन किसी और के नाम हो जाए। एंड कोई भी पर्सन अगर किसी को फिर भी प्रॉब्लम आती है तो वो टाइटल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास विद इन 3 ईयर्स जा सकता है। एंड अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो लैंड टिल्टिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है विद इन 30 डेज आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स 30 डेज के बाद हो गया अगर हम ओरिजिनल से स्टार्ट करें। एंड अगर फिर भी लैंड टिटलिंग अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी दिक्कत आती है तो आप जा सकते हैं स्पेशल बेंच ऑफ हाई कोर्ट के पास। ठीक है, आई थिंक ये टिल्टिंग होगा, गलत लिख दिया गया है। ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसीलिए है ताकि फार्मर्स को क्रेडिट मिल सके एंड उनके जो लैंड रिलेटेड जो लिटिगेशंस हैं उसको कम किया जा सके। ट्रांसपेरेंट रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो बढ़ाई जा सके। देन देखते हैं व्हाट इज़ लाइन ऑफ क्रेडिट। सो व्हाट इज़ लाइन ऑफ क्रेडिट? तो दिल्ली मेल इंक दैट इज़ $400 मिलियन पैक्ट हुआ है कनेक्टिविटी के लिए। Okay, so these both are the mail is in Maldives I think. So LOC will fund the greater mail connectivity project and ये ग्रांट नहीं है बल्कि एक तरीके से सॉफ्ट लोन है। सॉफ्ट लोन मीन्स कि कम इंटरेस्ट रेट्स पे दे दिया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को एंड फिर वो जो भी वहाँ की जो सरकार होगी उसे ये अमाउंट क्या करनी होगी, पे करना होगा। इससे क्या होगा? इससे कंट्री के हमारी जो इंडिया है उनके गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि 75% जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इंडिया से ही वहाँ पर सोर्स होते हैं। देन देखिए IFSCA इंट्रोड्यूसेस फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स RBI से रिलेट करता है। दिस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है? एक ऐसा सेफ जहाँ पे जो बिजनेस है, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो यहाँ पर अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है, उसको चेक करना है तो एक कम लोगों के साथ एक रिलैक्स्ड रेगुलेटरी कंडीशंस में उसे चेक किया जा सकता है। तो जो पार्टिसिपेटेड कंपनीज होती हैं वो अपने नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करती हैं एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एंड कम ही कंज्यूमर्स को फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। नाउ अंडर द न्यू फ्रेमवर्क, इस न्यू फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स हैं वो ऑपरेट करेंगे विद इन IFSC विच इज़ लोकेटेड एट गिफ्ट सिटी। ये आपकी अहमदाबाद के अंदर है। एंड जो भी एंटिटीज़ कैपिटल मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं या बैंकिंग में, इंश्योरेंस में या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज है तो उन्हें कुछ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, कुछ इनोवेटिव फिनटेक सॉल्यूशंस दिए जाएंगे। ये जो फीचर्स हैं इन्हें फोर्टिफाई भी किया जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर कुछ नया चीज़ आती है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन देखिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज जो अथॉरिटी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2010 में बनाई गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये बनी थी। हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में है ताकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज के को डेवलप किया जा सके, उनको रेगुलेट किया जा सके। एंड RBI, SEBI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सब क्या करती हैं? फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्या कर उनकी पावर को बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपनी पावर को कैसे यूज़ करेंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से रिलेट करके, तो उसको ये चेक करते हैं। ठीक है, तो इनकी आप फुल फॉर्म्स वगैरह ध्यान रखिएगा। तो IFSCA में लास्ट में अथॉरिटी है। देन देखिए अगर देखिए मान लीजिए कहीं गलती से मैं आई बोल देती हूँ, लास्ट में ऑफ इंडिया बोल देती हूँ जैसे मैंने इसमें बोल दिया था, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। देन देखिए कॉम्पोजिशन इसमें कौन कौन होते हैं? तो एक RBI से होंगे एंड पहले तो एक चेयरपर्सन एंड एक मेंबर होंगे। कहाँ से? एक RBI से, एक SEBI से, एक IRDAI से, एक आपके होंगे आई थिंक ये PF लिखा होगा, आई विल चेक इट अगेन। एंड एक होंगे पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, दो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, दो होंगे पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। देन 3 ईयर्स का टाइम पीरियड होता है एंड रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी अलाउड होते हैं। देन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, तो ये हमने लास्ट मंथ भी प्रोवाइड करी थी जब इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया गया था ये। तो गवर्नमेंट ने 7-8 सेक्टर्स में ये और बढ़ा दी गई है ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कहा जाता है कि अगर आप प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो गवर्नमेंट आपको इन चीज़ों में छूट देगी। तो ये है, तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है किस किस के लिए ये अब मोबाइल फ़ोन्स के लिए, फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए 1 अप्रैल को नोटिफाई किया था। दिस इज़ एज अ नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये एक फाइनेंशियल इंसेंटिव है ताकि जो कंट्री के अंदर ही जो लोग हैं वो गुड्स को बनाएं
लार्ज इन्वेस्टमेंट्स हों। एंड 4 से लेके 6% तक इसको बढ़ा दिया गया है कि अगर सेल्स जो हैं वो ऐसे गुड्स की होंगी जो इंडिया में बने हों। एंड इम्प्लीमेंट इसे करेगी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? एक तो वो कंपनी जो मोबाइल फ़ोन 15,000 रुपये से ज़्यादा का बेचते हैं तो उनको इंसेंटिव मिलेगा 6% का। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है एंड वो कंपनी किसी इंडियन की है एंड वो इस तरीके के मोबाइल फ़ोन्स बनाती है तो उनको अगले 4 साल के लिए 200 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज करेंगी लैंड या बिल्डिंग पे तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी। देन देखिए नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है कि नेचुरल गैस के जो प्राइजेस होते हैं उनको कंट्रोल में लाने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ई बिडिंग मीन्स ऑनलाइन अब आप क्या कर सकते हैं, बोली लगा सकते हैं। तो एफिलिएट कंपनीज जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिडिंग प्रोसेस में इन ओपन ट्रांसपेरेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग। तो मार्केटिंग फ्रीडम जो है वो देने की कोशिश की गई है फील्ड डेवलपमेंट प्लान्स को, इन ब्लॉक्स को, ताकि अच्छे से काम हो सके एंड जो प्राइसिंग फ्रीडम है वो अचीव की जा सके। तो नेचुरल गैस एक क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल है, नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन गैस है जो कि मीथेन से बनी रहती है एंड एक ग्रीन हाउस गैस भी है। अगर वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है तो ऑक्सीडेशन के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्रिएट कर देती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। तो ये फीड स्टॉक की तरह भी यूज़ की जाती है। जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स बनाने होते हैं तो उनको बनाने में भी नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। देन हम अपने घरों के अंदर जो गैस यूज़ करते हैं वो भी नेचुरल गैस ही होती है। देन आपने देखा होगा कि कभी कभी इसको जैसे गीज़र हो गए उसमें भी यूज़ किया जाता है, कभी कभी व्हीकल्स के लिए भी फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है। देन देखिए दिल्ली ने इशू किया है नोटिफिकेशन कि वो टैक्स कम करेंगे, एक तरीके से वेवर कर देंगे। वेव मीन्स कि ख़त्म कर देना फॉर बैटरी व्हीकल्स। तो फुल वेवर करने की बात हो रही है रोड टैक्स की कि अगर आपके बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के थ्रू आप जो है वो कोई भी टैक्स नहीं देना। तो इसका इनका एम यही है कि 2024 तक 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन जाए। तो दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी क्या है कि 2024 तक 25% व्हीकल्स आपके कौन से हों, बैटरी व्हीकल्स हों। अभी सिर्फ 0.29% है। लो इंटरेस्ट का लोन देना है इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स पर। एक ईवी सेल भी इस्टेब्लिश किया जाएगा एंड एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड भी इस्टेब्लिश होगा। 200 नए चार्जिंग स्टेशंस बनेंगे। एक स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी सेटअप किया जाएगा। देन देखिए इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम। तो नीति आयोग ने अनाउंस किया है कि वो इसका जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है वो अनाउंस किया कि एक तो होगा इसके अंदर इंटर मिनिस्ट्रियल एंड एक होगी स्टीयरिंग कमेटी। तो इंटर मिनिस्ट्रियल को हेड करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सीनियर ऑफिशियल्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के, पावर के, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, कोल, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एनर्जी के एंड डीएसटी के। ये बेसिकली रिव्यू करने का काम करेंगे। एंड एक होगी स्टीयरिंग कमेटी, ये पॉलिसी जो भी बनती हैं एंड किस तरीके के टास्क लेने हैं कोई स्पेसिफिक स्टडी से रिलेटेड तो उन पॉलिसी को शॉर्टलिस्ट करेगी कौन, स्टीयरिंग कमेटी। तो ये इन्होंने नया गवर्निंग स्ट्रक्चर बनाया है नीति आयोग ने। इसे लॉन्च किया था नीति आयोग एंड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने, ठीक है, किसको, दैट इज़ इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम को। देन देखिए इसके जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, इसके जो एम हैं वो क्या हैं। एम यही है जो इम्पॉर्टेंट एनर्जी है, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, एक अच्छा डिसीजन मेकिंग ली जा सके, कॉपरेशन बढ़े एंड एक्सचेंज हो सके आइडियाज़ एंड हाई क्वालिटी स्टडीज़, नॉलेज गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकें एट डिफरेंट लेवल्स। देन देखिए एनर्जी मॉडलिंग। तो एनर्जी मॉडलिंग क्या होती है, ये प्रोसेस है जहाँ पे कंप्यूटर जो मॉडल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं ऑफ एनर्जी सिस्टम इन ऑर्डर टू एनालाइज देम। तो कंप्यूटर मॉडल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको आप थोड़ा यूट्यूब पे देख सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगी एनर्जी मॉडलिंग की कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो एनर्जी मॉडलिंग फोरम यूएसए में 1976 से ही है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। नाउ सी इंडिया का पहला सी प्लेन प्रोजेक्ट तो गुजरात में 31 अक्टूबर से ये स्टार्ट होने जा रहा है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी भी होगी। इससे साबरमती जो रिवर फ्रंट है अहमदाबाद के अंदर उसको कनेक्ट किया जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी से इन केवड़िया। इसे स्पाइस जेट एयरलाइंस ऑपरेट करेंगे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सी प्लेन ऑपरेशंस के लिए एंड कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट की तरह ना होकर
ये जो सी प्लेन है ये वाटर बॉडी एंड लैंड दोनों पर लैंड कर सकता है, इससे जल्दी ट्रेवल कर सकेंगे लंबे डिस्टेंस के लिए। बट ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन में नहीं लिस्टेड है। जो वाटर एयरोड्रोम प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका भी इम्पैक्ट कुछ इसी तरीके का होता है जैसे कि एयरपोर्ट्स का होता है, तो ये भी थोड़ा देखना होगा। एंड इससे वहाँ पे जो शूल पनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। इससे क्या होगा, इस सी प्लेन प्रोजेक्ट से ज़्यादा अच्छे से काम हो सकेगा, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन हो सकेगी वाटर में, वहाँ के इकोसिस्टम के लिए अच्छा है, ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ेगा, कार्बन कंटेंट कम होगा। इन सर्विसेज को रेगुलेट कैसे करते हैं, तो ये दो अथॉरिटीज़ के नाम ध्यान रखिएगा। एक तो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि इस सभी प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करेगी। दूसरा है सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जो कि मैनेज करेगी सभी सी प्लेन प्रोजेक्ट्स को इन कोस्टल एरियाज़। देन देखिए 3 साइंटिस्ट्स हैं जिन्हें प्राइज़ मिला है फिजियोलॉजी मेडिसिन के अंदर 2020 में। किस किस को मिला है, अमेरिकन हार्वी जे ऑल्टर को, चार्ल्स एम राइस को एंड ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल हॉक्टन को। किस लिए, क्योंकि इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस को खोजा। नाउ इन तीनों ने काम किया है कि जो ब्लड बोर्न हेपाटाइटिस है, जो मीन्स हेपाटाइटिस ए एंड बी वायरस से एक्सप्लेन नहीं होता, उसके सोर्स को पता लगाया जा सके। नाउ जो हाईली सेंसिटिव जो ब्लड टेस्ट हैं इस वायरस के लिए वो अवेलेबल हो गए हैं। डेवलपमेंट हो पाएगी अब एंटीवायरल ड्रग्स की। तो हेपाटाइटिस सी एक लीवर डिसीज़ होती है जिसे हेपाटाइटिस सी वायरस बनाता है, एंड इससे एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपाटाइटिस भी हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है। ये ब्लड बोर्न वायरस की वजह से फैलता है। नाउ इसको ट्रीट भी एंटीवायरल मेडिसिन के थ्रू किया जाएगा क्योंकि अभी तक कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो अभी तक भी अवेलेबल नहीं है। थोड़ा देखते हैं हेपाटाइटिस वायरस ए बी सी डी ई। तो ए एंड ई तो फूड एंड वाटर की वजह से फैलते हैं, लेकिन बी सी और डी किसकी वजह से, जो फ्लड फ्लूइड्स होते हैं उनसे अगर आप इन्फेक्टेड ब्लड बॉडी फ्लूइड्स से कांटेक्ट में आते हैं तो वो तब फैलते हैं। जो नोबेल प्राइज़ है मेडिसिन के अंदर तो ये स्वीडन के स्टॉकहोल्म के कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में दिए जाएंगे। सबसे पहले 1901 में दिए गए थे। इसके अंदर गोल्ड मेडल मिलता है, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलते हैं, मीन्स यूएसडी 1118,000। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मीन्स एक तरीके से 11,18,000 यूएस डॉलर्स। देन देखिए नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, तो ये मिला है क्राइस्पर कास 9 जेनेटिक सीजर्स के लिए। किसे दिया गया है, ये एमेनुअल चारपेंटियर एंड अमेरिकन जेनिफर डॉडना को दिया गया है। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 2 विमेन को डिक्लेयर किया गया। सो ये कैसे काम करते हैं, मीन्स जो जेनेटिक सीक्वेंस होती है कि कैसे उसे डायग्नोस करके प्रॉब्लम का पता लगाया जा सके, उसको देखने के लिए। एंड यहाँ पे मैंने प्लस पीडीएफ इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको लग रहा है तो आप इसके लिए पीडीएफ को भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग इतना सफिशिएंट है। नाउ ये जो टेक्नोलॉजी होगी अब सिंपल होगी। अब जो क्राइस्पर कास 9 टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा जगह यूज़ कर पाएंगे, ये एफिशिएंट है एंड एग्रीकल्चर में भी यूज़ हो सकती है। एथिकल कंसर्न्स क्या हैं, एथिकल कंसर्न्स ये हैं 2018 में जो चाइनीज़ रिसर्चर थे उन्होंने ये क्लेम किया था कि उन्होंने ह्यूमन एम्ब्रायो की तरह एक डिज़ाइनर बेबीज़ बना दिए हैं, एंड जिसकी वजह से रिज़ल्ट क्या हुआ, ट्विन बेबी गर्ल्स जो थी उनका बर्थ हुआ। तो ये सब एथिकल कंसर्न्स रहते हैं। एंड ये देखिए आपका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि जो जीन्स होते हैं क्या उनको एडिट किया जा सकता है बिफोर बर्थ, तो ये भी होता है। एंड जीन्स को एडिट भी कर दिया जाता है ताकि वो HIV से भी इन्फेक्टेड ना हो। ये पॉसिबल होता है बिना किसी परमिशन के भी। तो यहीं से क्वेश्चन जो होते हैं वो बन जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। ये जो क्राइस्पर टेक्नोलॉजी है ये 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन कुछ जीन्स जो हैं वो ऑल्टर किए जा सकते हैं बाय मिस्टेक भी। देन देखिए ज्ञान सर्कल वेंचर्स, तो ज्ञान सर्कल नाम से ही पता चल रहा है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। तो ये टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स ने लॉन्च किया है एंड इसे फाउंड किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। नाउ ये काम करेंगे एज टेक इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट होगा एंटरप्रेन्योर्स का, दैट इज टाइड टू। एंड एक तरीके से हब होगा ये इनोवेशन के लिए एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे अलग अलग फेजेस में।
देन देखिए फेलूडा टेस्ट जो कि हमने लास्ट मंथ भी किया था, तो FNCAS9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन SC, ये इसका फुल फॉर्म है, तो ये सही पाया गया एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होता है, सिर्फ 45 मिनट लगती हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भी इसे अप्रूव कर दिया है, CSIR एंड टाटा ग्रुप ने इसे मिलकर बनाया था। तो ये कोविड को चेक करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। देन देखिए इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क दैट इज़ EVIN, तो ये कोविड-19 के लिए ही है, एक सॉल्यूशन है जिसके थ्रू जो कंट्री के अंदर इम्यूनाइजेशन जो सप्लाई चेन सिस्टम है उसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कितने वैक्सीन के स्टॉक्स हैं एंड क्या स्टोरेज, क्योंकि हम वैक्सीन तो ले आएंगे लेकिन क्या हमारे पास इतने कोल्ड स्टोरेज हैं कि हम उन्हें स्टोर कर सकें ताकि वो ख़राब ना हो। तो एक कोल्ड चेन बनाने की बात हो रही है, तो इससे एक अच्छा आर्किटेक्चर क्रिएट होगा एंड मेंटेन कर पाएंगे हम वैक्सीन के स्टॉक्स को, एंड वैक्सीन के स्टॉक अगर मेंटेन हो जाएंगे तो उससे कॉस्ट भी कम लगेगी। वो अलग बात है कि स्टॉक बनाने की कॉस्ट लगेगी, लेकिन जो कॉस्ट ख़राब ना होने की जो कॉस्ट है उससे बच जाएंगे। जो स्टॉक आउट्स के जो इंस्टेंसेस हैं अगर वो 80% तक बढ़ते हैं, डिक्रीज़ होते हैं, तो जो टाइम है उन स्टॉक्स को बढ़ाने का वो भी कम होगा बाय मोर देन हाफ। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसका, सिंपल बस आपको यही ध्यान रखना है कि स्टॉक्स जो हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे ताकि वैक्सीन्स को स्टोर किया जा सके। देन देखिए फर्स्ट रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, ये कैसे बनाया जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर को स्क्वीज करके बिटवीन द टिप्स ऑफ 2 डायमंड्स एंड फिर उसे लेज़र लाइट के थ्रू हिट करके केमिकल रिएक्शन क्रिएट करके ये बनाया जाता है। 2.6 मिलियन टाइम्स ज़्यादा प्रेशर होता है, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए तब ये बनता है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अभी तक जितने भी सुपर कंडक्टर्स डिस्कवर किए गए थे पहले उन्हें कूल करना पड़ता था वरना वो यूज़ नहीं हो सकते, लेकिन जो अब ये बनाया गया है ये रूम टेम्परेचर पर भी ऑपरेट कर सकता है। तो सुपर कंडक्टर का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र हो सकती है बिना किसी रोक के, करंट जो है वो फ्लो हो सकता है बिना किसी एनर्जी लॉस की। सुपर कंडक्टिविटी 1911 में डिस्कवर की गई थी, जब वो किस टेम्परेचर पे पाई गई थी, एट अराउंड -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो इसको यूज़ करेंगे तो बहुत सारी एनर्जी बचेगी एंड ये एक जो ह्यूमैनिटी है वो एक सुपर कंडक्टिंग सोसाइटी बन जाएगी। देन देखिए ऑसिरिस RX एंड एस्टेरॉयड बेनू, तो अक्टूबर 20 को नासा का ऑसिरिस RX स्पेसक्राफ्ट जो है उसने एस्टेरॉयड बेनू को करीबन करीबन टच कर दिया एंड जहाँ से अब वो डस्ट एंड पेबल्स को कलेक्ट करेगा एंड अर्थ पर वापस ले आएगा 2023 में। तो ऑसिरिस RX क्या है, ये नासा का पहला मिशन है एंड इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ऑरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर। 2016 में लॉन्च किया था, ये टारगेट पे पहुंचेगा 2020, यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया, आई थिंक 2019 में। देन जो डिपार्चर विंडो है वो ओपन होगी 2021 में, वापस ये धरती पर आएगा 2023 के अंदर। देन देखिए पाकिस्तान जो है वो इंडिया की एप्लीकेशन को चैलेंज करने वाला है, ये ज़रा थोड़ा दूसरे पेज का वो आगे, इसको आप भूल जाइए। पहले इसी को देखिए, एस्टेरॉयड बेनू को ये टच करने वाला है ऑसिरिस RX। तो एस्टेरॉयड बेनू ये भी नासा की टीम ने ही डिस्कवर किया था, दैट इज़ फंडेड लिंकॉन नियर अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च टीम इन 1999। साइंटिस्ट का कहना है कि जो एस्टेरॉयड बेनू है ये जब हमारा सोलर सिस्टम बना था उसके 10 मिलियन के अंदर अंदर बन गया था, यानी कि ये 4.5 बिलियन साल पुराना है, मिलियन साल पुराना है कौन, एस्टेरॉयड बेनू। इसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा है एंड सबसे खास बात ये सिर्फ जो लाइट है वो 4% ही रिफ्लेक्ट कर पाता है, जो कि बहुत कम है, जबकि वीनस 65% लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है एंड अर्थ 30%। नासा जो है उन्होंने बेनू की, जो एस्टेरॉयड बेनू है उसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नाइटिंगेल उसको नाम दिया है। इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे प्लैनेट्स की, किस तरीके से एस्ट्रॉइड्स बने एंड कौन से ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि हमारे लिए ख़तरनाक हो सकते हैं।
देन देखिए मून पर वाटर मिला है, ये डिस्कवर्ड हुआ था मून के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लेवियस क्रेटर के अंदर एंड सनलिट साइड के अंदर। तो ये नासा की सोफिया ने कंफर्म कर दिया है। सोफिया क्या है? सोफिया इज स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। तो इस डिस्कवरी का सिग्निफिकेंस यही है कि वहाँ पर पानी तो है ही है, साथ ही साथ में वो एक प्रीशियस रिसोर्स भी बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो साइंटिस्ट जाएंगे तो वो उसको रॉकेट फ्यूल की तरह जनरेट करने में उसको यूज़ कर सकते हैं एंड उन्हें अर्थ से पानी कम लेकर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर पानी कैसे बना? तो स्पेस के अंदर जो रॉक्स हैं उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर हैं एंड सन की जो सोलर विंड है मे बी दे हैव कैरिड द हाइड्रोजन एंड फिर वो वहाँ के मिनरल्स के साथ रिएक्ट करे जिसकी वजह से हाइड्रोक्सिल बना एंड बाद में वो वाटर बन गया। तो आज के जो सभी टॉपिक्स हैं वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड हैं। चलिए देन देखिए सोफिया। तो सोफिया अभी मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया था, दैट इज स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। तो ये जो सोफिया है ये एक मॉडिफाइड 747 SP जेटलाइनर है जो कि 45,000 फीट की हाइट तक उड़ सकता है। एक जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा का एंड जर्मन एरोस्पेस सेंटर का। इसके अंदर इंफ्रारेड कैमरा होता है, ठीक है, एंड इसका मिशन यही है कि ऐसी प्लेसेस जो कि डार्क एंड डिस्टेंट जगह पर है वहाँ पर जाया जा सके। देन देखिए चंद्रयान 1 एंड वाटर डिस्कवरी ने ये ऑलरेडी एविडेंस दे दिया था 2009 में, जो मून मिनरलॉजी मैपर था उन्होंने भी कहा था कि पानी है। अब नेक्स्ट क्या होगा? नासा का जो वाइपर है दैट इज वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, वो मिशन लेके जाएंगे एंड मून पर और वाटर रिसोर्स मैप्स को सर्च करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि सिर्फ इंडिया का बासमती राइस को जीआई टैग नहीं मिलना चाहिए एंड इन्होंने ये एप्लीकेशन डाली है यूरोपियन यूनियन के अंदर। यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल जर्नल में ये पब्लिश हुआ था 11 सितंबर को कि इंडिया को जीआई टैग मिला है। दूसरी कंट्री अपोज कर सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन ए ऑफ रेगुलेशंस ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट विद इन 3 मंथ्स। तो पब्लिकेशन के 3 महीने के अंदर उनको क्या करना होता है? एप्लीकेशन देनी होती है। तो पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया को गलत दिया गया है क्योंकि इंडिया में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट एंड वेस्टर्न यूपी को मिला था जीआई टैग। तो जीआई टैग अगर मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कोई नेचुरल चीज़ है या कोई मैन्युफैक्चर्ड चीज़ है एंड पर्टिकुलर उसी जगह से वो ओरिजिन होते हैं तो वहाँ पर जीआई टैग मिलता है एंड कोई और उसे यूज़ नहीं कर सकता। रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर कौन होता है जीआई का? कोई भी पर्सन हो सकता है, एसोसिएशन हो सकती है एंड जो नेम होता है वो रजिस्टर ऑफ जीआई टैग में डाल दिया जाता है। 10 साल के लिए वैलिड होता है एंड फिर उसके बाद ये क्या कराना पड़ता है? रिन्यू कराना पड़ता है। कौन इसे रेगुलेट करता है? तो जीआई जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर द पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड WTO एग्रीमेंट भी जो है ट्रिप्स का, वो इसे रेगुलेट करता है। इंडिया में भी एक्ट है जीआई एक्ट 1999 जो कि 2003 में फोर्स में आया था एंड जो पहला जीआई टैग था वो दार्जिलिंग टी को मिला था 2004-05 में। लास्ट टॉपिक करेंगे आज का। 2020 का नोबेल प्राइज मिल गया है फिजिक्स के अंदर। किसको मिला है? पेनरोज को, गेंजल को, गेज को, क्योंकि इन्होंने ब्लैक होल्स को और समझा है। ब्लैक होल्स मीन्स एक ऐसा स्पेस यूनिवर्स में जहाँ की जो एस्केप वेलोसिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि लाइट भी वहाँ से नहीं बच सकती एंड ये इनविजिबल है, इसको सिर्फ टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। इसके अंदर जो ग्रेविटी होती है वो इतनी हाई होती है कि मैटर इसके अंदर ही क्या हो जाता है? स्क्वीज हो जाता है। पेनरोज को इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने ब्लैक होल फॉर्मेशन को समझा एंड कहा कि ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेट करता है। गेंजल एंड गेज ने कहा कि ये एक सुपर मासिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि हमारी गैलेक्सी के अंदर है। देन इसे सैगिटेरियस ए सुपर मैसिव ब्लैक होल भी कहा गया एंड ये जो सैगिटेरियस ए सुपर मैसिव ब्लैक होल है ये वन ऑफ द 2 ब्लैक होल्स हैं जिसे इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप ने कैप्चर किया था। पहला जो नोबेल प्राइज था फिजिक्स के अंदर वो विल्हेम रॉयंटगन को मिला था एक्स-रेज के अंदर। सो आज के टॉपिक्स जो थे वो मुझे थोड़े से टफ लगते हैं क्योंकि ये थोड़े साइंस एंड टेक से रिलेटेड हैं, बट करने तो हैं ही। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा एंड इफ़ यू वांट दिस PDF देन यू कैन राइट डाउन टू माय email ID। सो थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।